हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट्स एवरीडे वंस अगेन। और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सीटेट पेपर फर्स्ट फरवरी 2014 बाल विकास और शिक्षा शास्त्र भाग को एनालाइज करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। अगेन आपको ध्यान रखना है कि कई बार ऐसा होता है कि 2 से 3 ऑप्शन सही हो रहे होते हैं, लेकिन वहां पर हमको सबसे उचित विकल्प का चुनाव करना होता है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी प्रकार हम इस प्रश्न पत्र के जो प्रश्न हैं वह सॉल्व करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इंग्लिश में है सीबीएसई या सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे यह अपेक्षा की जा सकती है कि अब जो सीबीएसई है जो पैटर्न अपनाता है प्रगतिशील शिक्षा के बारे में, उसमें क्या कहते हैं वो देख लेते हैं हम। प्रगतिशील शिक्षा के जो फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है देख लेते हैं। स्वाभाविक रूप से विकसित होने की स्वतंत्रता देनी है, ऐसा कहा जाता है। इसमें शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में होगा, ऐसा कहा जा रहा है, ना कि हम ये होगा कि गुरु के रूप में होगा कि जो मैं बोलूँगा वही पढ़ना होगा शिक्षार्थी को, ऐसा नहीं कहती है प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन करना है, ऐसा कहा जा रहा है, उसके बाद पढ़ाना है। साथ ही साथ बच्चों के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाली हर एक चीज पर ध्यान देना है हमें। बाल जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्कूल व घर के बीच सहयोग स्थापित करना है। साथ ही साथ ऐसे स्कूल हमें अग्रणी करने हैं, प्रगतिशील स्कूल, इस प्रकार कहा जा रहा है प्रगतिशील शिक्षा के अवधारणा में। यहाँ पर मेन बात यह कही जा रही है कि स्वाभाविक रूप से विकसित होने की स्वतंत्रता देनी है, और प्रश्न यहीं से आया हुआ है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों और प्रकृति का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसी आदतें हों समाज में या सामाजिक आदतें हों जिनको त्याग करना चाहिए, जो समय नष्ट करती हों, लेकिन यहाँ एक बात लिखी हुई है कि सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। इस प्रकार बच्चों को सिखाना नहीं है कि केवल स्कोर करना है, गुड ग्रेड्स, इस प्रकार से इसके लिए ही उन्हें अध्ययन करना है। ये बिल्कुल गलत है। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा ऐसा नहीं कहती है। वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। ये बिल्कुल सही है। इसमें कहा भी गया है कि बच्चों को स्वाभाविक रूप से स्वतंत्रता देनी है विकसित होने की। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है वहाँ की। ये सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें, एक्टिव रहे, स्वतंत्र रहे और सामाजिक कौशल सीखे, उचित ऑप्शन है ये। वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियम विनियमों को अनुपालन करने के लिए तैयार हो। गलत है, क्योंकि बच्चे जब समाज के नियम अडॉप्ट करना है उन्हें, तो वो कुछ प्रश्न करते हैं, क्योंकि उन्हें कई बार ऐसा लगता है कि ये नियम ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसके उत्तर चाहते हैं वे। तो आपको ये उत्तर देना है, इसको बिना प्रश्न उठाए अनुपालन नहीं करवाना है। तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। किसी भी तरह की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वह सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है, बिल्कुल गलत है। हो सकता है कि वहाँ वंचित वर्ग के बच्चे आ रहे हों, तो इसका मतलब ये नहीं है आप जैसा भी पढ़ा दिया उन्हें जैसे तैसे और वे स्वीकार कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उन्हें अपने हक के लिए आवाज उठानी ही चाहिए। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगॉस्टकी के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। देखिए वाइगॉस्टकी क्या कहते हैं कि जो हम बच्चों की लर्निंग होगी, सीखने की प्रक्रिया जो होगी वह सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होगी, इस प्रकार कहते हैं वाइगॉस्टकी। तो क्या ये सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत है? जो ये सक्रिय अनुकूलन है, क्या ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? बिल्कुल नहीं है। ये तो बिल्कुल स्किनर की थ्योरी पर आधारित है। पारस्परिक शिक्षण की जब बात करते हैं हम, तो ये बिल्कुल ये सोशल
समाज हो जाता है, एक प्रकार से बच्चे एक दूसरे से सिखा रहे हैं, तो ये बिल्कुल एक समाज हो जाएगा यहाँ पर। तो ये पारस्परिक शिक्षण हो सकता है कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में आता ही है। संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास गलत है। देखिए यहाँ पर वर्ड कौन सा लिखा हुआ है, निरपेक्ष। जब संस्कृति सापेक्ष में बात हुई, तो सापेक्ष की जब हम बात करते हैं तो उसमें सम्मिलित होते हैं जो भी फैक्टर आने चाहिए, यानी कि जब हम सापेक्ष की बात करेंगे तो उसमें सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ शामिल होगा। लेकिन यहाँ निरपेक्ष की बात की जा रही है, इसका मतलब है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को हटा दिया गया है, जबकि वाइगॉस्टकी सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को शामिल करते हैं। तो यह ऑप्शन गलत है। अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम बात करते हैं कोलबर्ग, तो ये बिल्कुल कोलर बात करते हैं अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम की, तो ये बिल्कुल गलत है, यह भी गलत है। और हम देख लेते हैं कि वाइगॉस्टकी क्या कहते हैं। वाइगॉस्टकी के अनुसार मानव विकास के लिए सामाजिक संदर्भ बहुत ही आवश्यक है, इसलिए वाइगॉस्टकी को सामाजिक सृजनवाद का जनक भी माना जाता है। ध्यान रखना है आपको, बच्चों द्वारा ज्ञान का सृजन किया जाता है, ना कि उनके द्वारा प्राप्त किया जाता है। वे स्वतंत्र रूप से सीखते हैं, ज्ञान का निर्माण करते हैं, ऐसा कहते हैं वाइगॉस्टकी। वाइगॉस्टकी के अनुसार किसी भी बच्चे का विकास सामाजिक परिस्थिति में ही संभव है। इस प्रकार हमने देखा कि पारस्परिक शिक्षण की बात हो रही है, इस प्रश्न के लिए उचित विकल्प यही होगा। वाइगॉस्टकी के सिद्धांत को सामाजिक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास सामूहिक प्रक्रिया द्वारा संभव हो पाता है। सामूहिक प्रक्रिया में बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं, सीखते हैं। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा ही सीखते हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है, कक्षा से कह रही है, इसका मतलब विद्यार्थियों, वहां जो भी विद्यार्थी हैं उनसे कहती है, सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके। अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। एक प्रकार से यह कहना चाहती हैं वह कि जो असाइनमेंट है वो मैंने दिया है आपको, और वो ऐसा बनाया है मैंने कि सभी जो बच्चे हैं वो अच्छे से कर सकेंगे, अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सकेंगे। तो आपको क्या करना है, चीटिंग नहीं करना है, बिना किसी सहायता से करना है ये असाइनमेंट, ऐसा कह रही हैं वो। तो ये कोहलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है, यह बताना है हमको। तो हम चलिए देख लेते हैं कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरण क्या क्या है। सबसे पहला स्तर होता है पूर्व पारंपरिक स्तर। इसमें बच्चा सजा व आज्ञाकारिता अभिविन्यास में होता है। इससे यह होता है कि हम जितनी ज्यादा सजा देंगे उसी प्रकार वो आज्ञा पालन करेगा। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो माँ बाप उनके डांटते हैं, तभी बच्चे वो आज्ञा का पालन करते हैं, नहीं तो वे जिद करने लगते हैं। तो ये ऐसा सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास में होता है। स्टेज 2 में होता है सहायक विनिमय अभिविन्यास में क्या करते हैं, बच्चे को कोई दूसरे व्यक्ति के पास की चीज पसंद आई तो वह उसे मांग लेता है और अपनी चीजें शेयर करता है। या फिर ऐसा होता है कि कभी उसने कोई चीज शेयर की हुई होती है अपनी, और दूसरे दिन यदि कोई चीज उसे पसंद आई तो वो बोलता है कि मैंने कल तुम्हें इस प्रकार की चीज दी थी, तो आज तुम्हें तुम्हारी चीज मुझे मेरे साथ शेयर करना पड़ेगा और विनिमय करना पड़ेगा। तो इस प्रकार होता है स्टेज 2 में। और इसमें जो अगला स्तर है वह है पारंपरिक स्तर। इसमें क्या होता है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास होता है स्टेज 3 में, चरण 3 में। इसमें क्या होता है, हम बच्चे से बोलते हैं कि तुम अच्छे हो, तुमको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो बच्चे को यदि अच्छा या अच्छी बोलते हैं लड़कियों को, तो वो बिल्कुल अपना काम आसानी से कर देते हैं। इस प्रकार का उन्हें अच्छा लगता है ये सब अच्छा बोलना, यानी कि वो चाहते हैं कि हमें अच्छा बोला जाए। तो इस प्रकार से हम अच्छा बोल करके उन्हें जो भी मोरालिटी करवानी है वो करवा सकते हैं, नैतिकता करवा सकते हैं। सिस्टम रखरखाव अभिविन्यास में क्या होता है, बच्चे ये सोचने लगते हैं कि जो सिस्टम का पालन सभी को करना चाहिए। क्योंकि जो है आंख बंदे स्वीकार कर लेते हैं वो नियमों को, क्योंकि वे सोचते हैं कि एक कार्यशील समाज को बनाए रखना है तो सबको नियम पालन करना होगा, परंपराओं को पालन करना होगा। उनको समझ में आ जाता है कि जो नियम और परंपराएं हैं वो बहुत महत्व की हैं समाज में।
The child blindly accepts rules and convention because of their importance in maintaining a functioning society. Maintaining a functioning society को मेंटेन करना है तो सोचने लगते हैं बच्चे कि भाई समाज में ऐसा मेंटेन करना है, इसलिए हमें ये नियम स्वीकार करने ही होंगे. Rules are seen as being the same for everyone. सेम होंगे सभी के लिए. And obeying rules by doing what one is supposed to do is seen as valuable and important. यानी कि जो भी इम्पोर्टेंट रूल है हमारे बनाए गए हैं समाज के द्वारा, वो बिल्कुल आंख बंद कर स्वीकार करने लगते हैं बच्चे, क्योंकि बच्चों को समझ में आ जाता है कि अगर नियम सभी फॉलो नहीं करेंगे तो समाज हमारा चल नहीं सकता है. तो ये यहाँ पर यही हो रहा है कि असाइनमेंट दिया है शिक्षिका ने और वो बोल रही है कि सभी को चीटिंग नहीं करनी है, बिल्कुल बिना किसी सहायता से करना है. तो ये प्रश्न इसी स्टेज से आया है जिसमें कहा जा रहा है ये है पारंपरिक स्तर का सिस्टम रखरखाव अभिविन्यास से है. अंग्रेजी में हम कहें तो सिस्टम मेंटेनिंग ओरिएंटेशन या लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन. तो इस प्रकार से प्रश्न आया है इस स्टेज से. इसमें यही कहा जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना है आपको. तो ये बिल्कुल स्टेज 4 से कन्वेंशनल स्टेज से प्रश्न आया है. औपचारिक चरण है कानून और व्यवस्था से. तो इस प्रकार हमने देखा कि इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 1 और बाकी स्टेज जो लिखी हुई है वो दूसरी ही स्तर है. और एक स्टेज आती है, इसमें हम देख लेते हैं लास्ट स्तर जो है उत्तर पारंपरिक स्तर है. 3 स्टेज इन्होंने दी थी, 3 स्तर दिए थे और उसमें अलग अलग 2-2 चरण दिए थे. और उसमें अगला है सामाजिक अनुबंधन की स्थिति में क्या होता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है. बच्चे सोचने लगते हैं कि यदि हम बहुमत बढ़ाएंगे तो हम समाज के नियम बदल सकते हैं. कई बार आपने उदाहरण देखा होगा कि बच्चे पिकनिक जाना चाहते हैं कक्षा में, लेकिन कुछ बच्चे नहीं जाना चाहते हैं. तो यहाँ पर वे बच्चे सोचते हैं कि हम लोग ज़्यादा लोग हैं तो हम जाना चाहते हैं, इसलिए हमारी बात मानी जानी चाहिए. तो इस प्रकार होता है सामाजिक अनुबंधन की स्थिति में. सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास में क्या होता है, जो यूनिवर्सल नियम होते हैं, सार्वभौमिक जो नियम होते हैं उसके अनुसार चलना चाहिए समाज को, बच्चे ऐसा सोचने लगते हैं. तो इस प्रकार हमने देखा कि कोलबर्ग क्या कहना चाहते हैं मोरालिटी के स्टेजेस में. अगला प्रश्न देखते हैं. 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है. वह विकसित कर रही है, अब खुद से नियंत्रण करने का प्रयास कर रही है, खुद की भावनाओं को इस प्रकार विकसित कर रही है. तो वह क्या है, नियमों के प्रति घृणा नहीं है, वो तो खुद को नियंत्रित कर रही है. स्वायत्तता है यह कि खुद का विनियमन कर रही है, खुद को नियंत्रित कर रही है. ऑटोनॉमी विकसित करने का प्रयास कर रही है कि मैं खुद से अपना इंडिपेंडेंट हो जाऊं, कि मैं अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकूं, नियंत्रित कर सकूं, विकसित कर सकूं. तो ये उचित विकल्प है. किशोरावस्था अक्खड़पन भी नहीं है यहाँ पर. ये कौन सा अक्खड़पन हुआ भाई, स्वनियंत्रण अक्खड़पन नहीं होता है. परिपक्वता भी नहीं है यहाँ, तो ये खुद से करने का प्रयास करती है. परिपक्वता तो खुद ही आ जाती है. तो यह बिल्कुल स्वायत्तता है और यही उचित विकल्प है. अगला प्रश्न देखते हैं. प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डुई के अनुसार समुचित है. अब देख लेते हैं हम कॉमन सेंस से ही कि जॉन डुई क्या कहना चाहेंगे. यहाँ कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, गलत है भाई, होना चाहिए. जॉन डुई भी शायद ऐसा कहते हो कि प्रजातंत्र होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, सभी बच्चों की बात सुनी जानी चाहिए. विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए. बिल्कुल भाई, हम सोचते हैं यह कि जॉन डुई को ऐसा कहना ही चाहिए और ऐसा कहते ही हैं ये कि जो बच्चे हैं वो स्वयं ही सामाजिक समस्याएं जो हो रही है वो सुलझा पाएं, इस प्रकार से सक्षम होना चाहिए. प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा में ऐसा कहा जाता है. जॉन डुई प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बहुत सारी बातें करती हैं और ये बिल्कुल आंदोलन चलाते हैं प्रगतिशील शिक्षा के बारे में, और ये ऐसा ही कहते हैं कि विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए. जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है, ऐसा भी नहीं कहते हैं. ये बिल्कुल स्वभाव में अंतर्निहित है. हम बचपन से ही आपने देखा होगा बच्चे प्रश्न पूछते रहते हैं, उनमें जिज्ञासा तो बिल्कुल भरी हुई होती है कूट कूट कर. तो अपितु इसका कर्षण संवर्धन नहीं करना चाहिए. जिज्ञासा को संवर्धन कैसे कर सकते हैं आप, जो पहले से ही मौजूद है.
कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, ना कि सुनना चाहिए। गलत बात है, निरीक्षण नहीं होना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इस प्रश्न का सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार है। अब भाषा हमें समझ नहीं आ रही है कि भाई W लिखा है कि M लिखा है कि P लिखा है कि D लिखा है। इस प्रकार अवबोधन हमें अक्षर समझ में नहीं आ रहे हैं, ना ही हम उसके साउंड को लिंक कर पा रहे हैं। कभी ऐसा लिखा है तो हमने उसको पढ़ लिया M, कभी ऐसा लिखा है तो उसको पढ़ लिया हमने W। तो ये बिल्कुल डिसलेक्सिया की प्रॉपर्टीज है, भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार है। यह भी संबद्ध है, भाषा से ही रिलेटेड विकार है, लेकिन अवबोधन की बात आती है, जब समझने की बात आती है, जो हम पढ़े लिखे हुए अक्षर हैं उनको समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ गलत हो जा रहा है हमसे, तो ये डिसलेक्सिया की प्रॉपर्टीज होती है। अब हम देखेंगे कि चलाघात, एस्फेक्सिया और अफीजिया में क्या होगा, लेकिन इस प्रश्न का सबसे उचित विकल्प पठन वैकल्य ही है, डिसलेक्सिया ही है। अब हम इन विकारों के बारे में भी ही देख लेते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं डिसकैलकुलिया के बारे में। डिसकैलकुलिया में क्या होता है, ये होता है द जनरल टर्म फॉर डिसेबिलिटी इन मैथमेटिक्स। गणित की जो हम अरिथमेटिक नहीं कर पाएंगे, गुणा भाग जोड़ना घटाना, इस प्रकार यदि हम दिक्कत आती है हमें करने में, तो उसको कहा जाता है कि आपको भाई डिसकैलकुलिया है। फिर कहते हैं डिसलेक्सिया के बारे में जो प्रश्न आया है यहीं पर, उसमें कहा जाता है कि ये रीडिंग डिसेबिलिटी है, हमको समझ नहीं आता है कि फोनेटिक मैपिंग नहीं कर पाते हम कि कौन सा साउंड किससे कनेक्ट है, कि W है कि M है, ये सब समझ नहीं आता है, अवबोध नहीं हो पा रहा है हमें। वेयर सफर्स हैव डिफिकल्टी विथ मैचिंग वेरियस ऑर्थोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पेसिफिक साउंड का हमें पता नहीं चलता है कि कौन सा साउंड किस अक्षर से संबद्ध है। Some claim that dyslexia involves a difficulty with sequential order भी नहीं होता। कभी कभी हमें कुछ शब्द लिखना है तो हम शब्द की स्पेलिंग चेंज कर देते हैं, इधर उधर आगे पीछे हो जाती है, क्योंकि हमें साउंड ही पता नहीं चल रहा है कि क्या होना चाहिए। लेटर्स का कॉम्बिनेशन बिगड़ जाता है। नॉट परसीव देम इन द करेक्ट ऑर्डर में हम बना नहीं पाते हैं, सही तरीके से लिख नहीं पाते हैं। इस प्रकार होता है डिसलेक्सिया में। अगला जो विकार है वह है डिस्फेजिया या एफेजिया। ये भाषा से संबंधित विकार हैं सभी। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर हो जाता है। गणित से संबंधित विकार हमने देखा था डिसकैलकुलिया, ये भाषा से संबंधित है। एफेजिया भी है, डिसलेक्सिया भी है। सिलेक्ट स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर है एफेजिया, डिस्पेजिया। इसमें हम जो कम्युनिकेशन डिसऑर्डर होती है, जब हम वार्तालाप करते हैं तो हम समझ नहीं पाते हैं कि हमको क्या बोला जा रहा है। स्पीच साउंड को हम आर्टिकुलेट नहीं कर पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, अपनी बात व्यक्त नहीं कर पाते हैं। इसमें डिफिकल्टी पुटिंग आइडियाज में हम बता नहीं पाते हैं, दूसरों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अच्छे से। डिफिकल्टी परसीविंग और अंडरस्टैंडिंग व्हाट अदर से, दूसरे जो कह रहे हैं वह भी हम समझ नहीं पा रहे हैं, डिस्फेजिया या अफेजिया में। और एक होता है डिसऑर्डर डिसग्राफिया में। ग्राफ से आप रिलेट कर सकते हैं कि ग्राफ हम लिख नहीं पा रहे हैं, इस प्रकार से रिलेट कर सकते हैं याद रखने के लिए कि फिजिकल राइटिंग है वो हम अच्छे से लिख नहीं पा रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है हमें कि कहाँ क्या लिखना चाहिए, उधर उधर अक्षर जा रहे हैं ऊपर नीचे। ये विजुअल मोटर इंटीग्रेशन हो नहीं पा रहा है, हमारा हाथ हम अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं, यह होता है डिस्ग्राफिया में। अगर रीडिंग डिसेबिलिटी के बारे में पूछा गया तो आएगा डिसलेक्सिया, और राइटिंग डिसेबिलिटी के बारे में पूछा गया राइटिंग, फिजिकल राइटिंग के बारे में, तो आ जाएगा डिसग्राफिया। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबद्ध नहीं है। देख लेते हैं कि ये ऑप्शंस क्या क्या है। यहाँ पर हमें बताना है कि बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना किस किस आधार पर हो सकती है या होती है। यह शोध आधारित नहीं है। क्या ऐसा होता है, विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग की करती है, क्या इस आधार पर इनकी आलोचना होती है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक ही क्षेत्र में अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, क्या इस बात पर इनकी आलोचना होती है। क्या इस बात पर आलोचना होती है, क्या इस थ्योरी का कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि किस बात पर आलोचना होती है। इसको बहुत ही आलोचना करते हैं जो साइकोलॉजिस्ट है दूसरे, वे कहते हैं कि ये मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है, कि मल्टीप्लाई मिसलीडिंग है, कि हमें मिसलीड किया जा रहा है, हमें भड़काया जा रहा है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दे करके। ये कहते हैं कि
देयर इज नो जी, ओनली इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंसेस दैट रिलेट टू परफॉर्मेंस। इनका आलोचना करते हैं और कहते हैं कि जो गार्डनर है ये कहते हैं कि केवल इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस होता है, जबकि यह पाया गया है कि कोई जनरल इंटेलिजेंस भी होता है, कि सामान्य बुद्धि होती है, उसके बाद ही कोई इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस हो सकता है या स्पेसिफिक इंटेलिजेंस हो सकता है। लेकिन गार्डनर कहते हैं कि केवल इंडिपेंडेंट होता है। तो इनकी आलोचना करते हैं कि देयर इज नो जी, आप जी के बारे में बात नहीं करते हैं, केवल इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस की बात करते हैं, सामान्य बुद्धि की तो आप बात करते ही नहीं है। फिर आलोचना करते हैं कि गार्डनर्स थ्योरी इज नॉट यूनिक, यूनिक नहीं है। बोलते हैं कि कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे फैक्टर बताए जाते हैं बुद्धि के, कई साइकोलॉजिस्ट ने 150 180 भी फैक्टर बताए हैं। तो ये बोलते हैं कि भाई ये यूनिक थ्योरी तो दी नहीं है आपने। एम्पिरिकल रिसर्च ऑफ एमआई इज लैकिंग, जो इनकी थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस की, बहुबुद्धि की, उसमें एम्पिरिकल रिसर्च नहीं है। बोलते हैं कोई अनुभव का आधार नहीं है, ये तो आप अपनी आइडियोलॉजी बता रहे हैं, अपना कोई सिद्धांत अलग से ही बता रहे हैं, कोई आप रिसर्च के बेस पर तो बताइए। तो ये इसकी भी आलोचना करती है, क्योंकि ये जो गार्डनर की थ्योरी है एम्पिरिकल रिसर्च पर बेस नहीं है, इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। मल्टीपल इंटेलिजेंस और मल्टीप्लाई मिसलीडिंग। फिर कहते हैं ये कि चिल्ड्रन हु स्कोर्ड हाईली ऑन वन इंटेलिजेंस टेंड टू स्कोर हाईली ऑन सम अदर्स। यानी कि एक एरिया में बच्चा क्या करता है, अगर अच्छा प्रदर्शन करता है, अच्छी बुद्धि का प्रदर्शन करता है, तो दूसरे क्षेत्र में भी वो करेगा। इस प्रकार से हो सकता है, कुछ ना कुछ प्रभाव तो होता है, इस प्रकार होता है। लेकिन ये जो गार्डनर है इसकी आलोचना गार्डनर क्या कहते हैं कि इंटेलिजेंस तो स्वतंत्र होता है, 8 प्रकार का होता है, इन्होंने टाइप ही बता दी है बहुबुद्धि सिद्धांत में। तो ये आलोचना करते हैं और कहते हैं कि इंटेलिजेंस ऑपरेट इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, ये ऐसा नहीं होता है। इसकी आलोचना करते हैं ये कि इंडिपेंडेंट नहीं होता है, जबकि गार्डनर कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन दूसरे साइकोलॉजिस्ट आलोचना करते हैं कि भाई ये इंडिपेंडेंट नहीं होता है। गार्डनर फिर क्या कहते हैं इसके बारे में कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इंपेरिकल कॉन्फ़िगरेशन या कन्फर्मेशन हो इसका, कोई जो अनुभवात्मक आधार हो इसका। हमने तो थ्योरी दे दी है, यदि इसका क्लासरूम में कोई उपयोग है तो आप मानिए इसको, अदरवाइज मत मानिए, हमें क्या करना है, हमने तो दे दिया थ्योरी। तो ये ऐसा कहते हैं इनके रिसर्चर और ये गार्डनर। तो हार्ड टू मेजर, नो प्रॉपर सेपरेशन, तो नहीं, लेकिन इस बेस पर हम कर नहीं सकते। लेकिन क्लासरूम में देखते हैं हम कि रिजल्ट अच्छा होता है इनकी थ्योरी का। इनकी थ्योरी मानी जाती है कि भाई किसी में गतिक बुद्धि है, किसी में म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, किसी में भाषा की बुद्धि है। इस प्रकार अलग अलग हम बच्चों को देख सकते हैं कि इस प्रकार कौन सा इंटेलिजेंस किस में है। इंपॉर्टेंस तो है क्लासरूम में, तो इस बेस पर इनकी थ्योरी स्वीकार कर सकते हैं हम। हार्ड टू मेजर, नो प्रॉपर सेपरेशन। और ये आलोचना, ये बिल्कुल गार्डनर कोई टेस्ट नहीं देते हैं कि आप बुद्धि का टेस्ट ऐसे कीजिए, भाषा वाली बुद्धि का टेस्ट ऐसे कीजिए, गतिक का टेस्ट ऐसे कीजिए, तो इनका कोई टेस्ट नहीं बनाया हुआ है इन्होंने। तो इसमें फिर आलोचना करते हैं कि भाई हार्ड टू मेजर, आप मेजर कैसे करेंगे इसके, कोई सेपरेशन, नो प्रॉपर सेपरेशन कर नहीं सकते हम बुद्धि कि हम कैसे पता करेंगे कि आपको गणित की बुद्धि है और भाषा की बुद्धि अलग अलग है। हो सकता है कि भाषा में तो आप गणित का इस्तेमाल कर ही रहे हैं, तो एक प्रकार से भाषा गणित ही है, और गणित जो है उस वो बिना भाषा के आप कैसे सीखेंगे। तो दोनों मिक्स है, कोई प्रॉपर सेपरेशन नहीं होता है। लेकिन ये गार्डनर बिल्कुल सेपरेट कर देते हैं, अलग अलग बुद्धि बताते हैं ये। तो इस प्रकार आलोचना करते हैं इनके सिद्धांत को। तो हम देखते हैं कि क्या ऑप्शन यहाँ पर इनकी आलोचनाओं से है, और आलोचनाओं से ऑप्शन जो नहीं है उसे हमें बताना है कि जो संबंध नहीं है आलोचना से, शोधाधारित आधारित नहीं है, बिल्कुल आलोचना है यह तो, लेकिन हमें बताना है कि क्या आलोचना नहीं है। विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती है, बिल्कुल है भाई, ये आलोचना तो नहीं है, क्योंकि गार्डनर तो ऐसा ही कहते हैं कि भिन्न भिन्न बुद्धियों हैं और अलग अलग पद्धतियों से हमें पढ़ाना चाहिए। तो ये बिल्कुल आलोचना नहीं है। अगला ऑप्शन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, बिल्कुल ये आलोचना है कि प्रतिभाशाली बच्चे जो है अलग अलग क्षेत्र में अपनी जो है गार्डनर के अनुसार क्या करेंगे, अलग अलग दिशा में बताएंगे कि किसी में म्यूजिकल इंटेलिजेंस होगा, किसी में गणित की बुद्धि होगी, भाषा की बुद्धि होगी। तो इस प्रकार ये बिल्कुल आलोचना करते हैं कि ये एक ही क्षेत्र में विशिष्टता के प्रदर्शन नहीं करते हैं, ये अनुभवात्मक आधार नहीं है। यह भी सही है, यह आलोचना है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा इसका, ये भी नहीं होगा। केवल ये ऑप्शन है जो इनकी आलोचना से संबद्ध नहीं है, जिसमें ये कहते हैं कि विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती है। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सबसे उचित विकल्प हुआ ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता, क्योंकि बहुबुद्धि सिद्धांत को हम वैध क्यों नहीं मान सकते? इन्हीं की थ्योरी से, गार्डनर की थ्योरी से ही फिर से पूछा गया है कि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है कि अलग अलग बुद्धि के बारे में बात करते हैं गार्डनर, लेकिन हम ये परीक्षण नहीं बनाते हैं। तो ये बोलते हैं कि हम कैसे मापेंगे, तो इस प्रकार इसको वैलिड नहीं मानते हैं, हम वैध नहीं मानते हैं कि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है, इसलिए हम वैध नहीं मानते हैं। यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है, गलत है, महत्व देता है, इसलिए हम ये तो महत्व देता है तो वैध मानना चाहिए इसके अनुसार। तो यह केवल अब्राहम मास्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक सिद्धांत पर आधारित नहीं है, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण बुद्धि जी के अनुकूल नहीं है। जी के अनुकूल तो नहीं है, लेकिन इस बेस पर हम इसको वैलिड इनवैलिड नहीं कह सकते, अवैध नहीं कह सकते। इस बेस पे हम कहते हैं कि भाई परीक्षण आपने बनाया ही नहीं है, तो हम कैसे मेजर करेंगे, मापेंगे कैसे? तो इस प्रकार इनकी थ्योरी को वैध नहीं माना जाता है इस आधार पर। और हम देख लेते हैं कि इसको ऐसा कौन कहता है? हंट कहते हैं ऐसा। हंट क्रिटिसाइज करते हैं गार्डनर की थ्योरी का, बहुबुद्धि सिद्धांत को, और कहते हैं इनका ग्राउंड क्या है, इनका आधार क्या है इसको क्रिटिसाइज करने का, कि थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस कैन नॉट इवन बी इवेल्युएटेड बाय द कैनन्स ऑफ साइंस अंटिल इट इज मेड स्पेसिफिक इनफ टू जनरेट मेजरमेंट मॉडल्स। ये बोलते हैं कि मेजरमेंट मॉडल नहीं है आपका, मापने का तरीका ही नहीं है, इस प्रकार की बुद्धि आप बता तो रहे हैं लेकिन मापने का तरीका नहीं है, इस प्रकार हम इसको अवैध मान सकते हैं, मानते हैं। तो इस बेस पर हम उसको अवैध मानते हैं और क्रिटिसाइज करते हैं इनको, कि कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। इस बेस पर और क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं कि थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस इज नॉट एम्पिरिकल, कोई अनुभव का आधार नहीं है इसमें, अभी हमने देखा था। इज नॉट कंपैटिबल विथ जी के साथ भी ये बिल्कुल संबंध नहीं है, अनुकूल नहीं है। हेरिटेबिलिटी, ये नहीं बताता है कि कोई जो अनुवांशिकता है और इन्वायरमेंट है, ये कहना चाह रहे हैं एक प्रकार से कि इसका क्या प्रभाव होता है बुद्धि पर, ये बिल्कुल बताते नहीं है ये, तो इस बेस पर भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। एंड ब्रॉडन्स द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस सो वाइडली एज टू रेंडर इट मीनिंगलेस। ये बोलते हैं कि इस प्रकार गार्डनर बिल्कुल विभेद कर देते हैं, अलग अलग प्रकार की बुद्धि बता देते हैं, बढ़ा देते हैं ये इंटेलिजेंस को, और ये मीनिंगलेस हो जाता है। इस प्रकार से जनरल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो हम कुछ समझ सकते हैं, लेकिन ये अलग अलग इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो ये बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाता है, हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं इंटेलिजेंस को। इस प्रकार से इन्हें क्रिटिसाइज किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कक्षा में विद्यार्थियों के वैयक्तिक विभेद। अब वैयक्तिक विभेद के बारे में हमें जानकारी है विद्यार्थियों की, तो क्या यह लाभकारी है हमारे लिए, क्या लाभकारी नहीं है, हमें बताना है, यही है यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या ये लाभकारी नहीं है? भाई व्यक्तिक विभेद के बारे में जानकारी है हमें, अलग अलग प्रकार से विद्यार्थी सीख रहे हैं तो उनके बारे में हमें जानकारी है, तो क्या ये लाभकारी नहीं है? बिल्कुल गलत है, लाभकारी है ये हमारे लिए। तो ये ऑप्शन पहले ही गलत हो गया। आगे क्या लिखा है, क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। गलत है, कोई नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, आपको तो उन्हें अच्छे से पढ़ाना है वहाँ पर, तो ये बिल्कुल लाभकारी नहीं है वाला ऑप्शन गलत है। व्यक्तिक विभेद लाभकारी है हमारे लिए। हम जानेंगे कि बच्चे अलग अलग प्रकार से कैसे सीखते हैं, क्या विभेद है उनकी सीखने की प्रक्रियाओं में, हानिकारक तो है ही नहीं। अब लिखा है यहाँ हानिकारक है क्योंकि इनसे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं, गलत बात है। विभेद है, विभेद तो होता ही है कक्षा में, तो हमको साथ मिलजुल कर रहना, इस प्रकार हम सिखा सकते हैं उनको। द्वंद्व जरूरी नहीं है कि उत्पन्न होगा। अनुपयुक्त है क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थी के स्तर तक पाठ्यचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं, गलत है। व्यक्तिगत विभेद है, भाई कोई दिव्यांग बालक है, कोई धीरे से सीखता है, तो जरूरी नहीं है कि हम पाठ्यक्रम को अच्छे से पढ़ा नहीं सकते हैं, सभी को पढ़ा सकते हैं, हम अच्छे से पढ़ा सकते हैं, तो ये बिल्कुल अनुपयुक्त है, ये भी गलत ही है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि लाभकारी है, बिल्कुल लाभकारी है हमारे लिए, क्योंकि यह विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बच्चों की संज्ञानात्मक संरचनाएं हमें पता चलेगी कि कोई कौन ज़्यादा याद कर सकता है, कौन अच्छे से सोच सकता है, कौन किस प्रकार से सोच सकता है, इस प्रकार हमें जानकारी लेने में प्रवृत्त करते हैं यह व्यक्तिगत विभेद हमें, तो यही उचित विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि, अब क्यों प्रारंभ किया गया विद्यालय में आकलन?
कई बार ऐसा होता होता था, पहले ये होता था कि बच्चों का बाहर से आकलन होता था, कोई दूसरा पेपर चेक करता था। लेकिन इस प्रकार विद्यालय में ही आकलन करने से क्या फायदा होगा हमें? राष्ट्र में विद्यालय शिक्षा संस्थानों की शक्ति का विकेंद्रीकरण होगा क्या? नहीं भाई, राष्ट्र में ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो विद्यालय आधारित आकलन की बात कर रहे हैं, अब राष्ट्र में शिक्षा संस्थानों के शक्ति का विकेंद्रीकरण की बात कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया। यहाँ पर हम मूल्यांकन की बात कर रहे हैं, विद्यार्थियों की, और ये बात कर रहे हैं कि राष्ट्र में शक्ति का विकेंद्रीकरण की। तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके, बिल्कुल सही बात है भाई। कई बार ऐसा होता था, बाहर का जो टेस्ट करने वाला है, परीक्षक जो आया हुआ है, वो बच्चों को समझ नहीं पाता था अच्छे से, तो उनका कुछ ना कुछ एस्पेक्ट जो है विकास रुक जाता था। तो ये बिल्कुल इसीलिए प्रारंभ किया गया था कि सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके, संज्ञानात्मक भी हो, भावात्मक भी हो, तीनों डोमेन में विकास हो, तीनों आयामों में विकास हो। इस प्रकार से जो विद्यालय आधारित आकलन है प्रारंभ किया गया था। तीसरा ऑप्शन है, विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके। इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी गतिविधियां हो रही है उनको अभिलेखन करना है, हमें उनका अभिलेखन करना है। इसका मतलब है इंटरप्रिटेशन करना है कि भाई हमें बताना है कि ये अच्छा है, बुरा है, गुड है, बैड है, ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है। क्या इसके लिए प्रारंभ किया गया था विद्यालय आधारित आकलन? बिल्कुल गलत बात है। व्याख्या नहीं करनी है हमें किस प्रकार उन्नति हो रही है उनकी, उनको तो हमें सीखने के लिए अधिगम करवाना है। ये बिल्कुल गलत ऑप्शन हो रहे हैं यहाँ पर, दोनों ऑप्शन 2 ही सही है। विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। गलत है, क्योंकि हमें एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में कंपटीशन नहीं करवाना है कि भाई विद्यालय आधारित आकलन है तो आप बिल्कुल अपना रिजल्ट बढ़ा चढ़ा करके बनाइए और कंपटीशन करिए दूसरे जो विद्यालय हैं उनसे, और अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन कीजिए और इस प्रकार मोटिवेट होइए आप। इस प्रकार से नहीं कहता है ये विद्यालय आधारित आकलन, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है यहाँ पर। ये बिल्कुल निश्चित करता है, संपूर्ण विकास को निश्चित करता है विद्यालय आधारित आकलन, सभी बच्चों का संपूर्ण विकास होना चाहिए, ऐसा कहता है विद्यालय आधारित आकलन, और इसीलिए यह प्रारंभ किया गया था। इस प्रकार फ्रेंड्स इस प्रश्न का सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबद्ध नहीं है? हमें बताना है भाई, ये कोई ना कोई रिलेशन होगा किसी ना किसी टॉपिक से, तो ये बताना है कि कौन से टॉपिक से ये नहीं कहा जा रहा है, या एक से नहीं है, यह संबंध नहीं है, एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, प्रश्नोत्तरी परिचालित करना, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। देखिए आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे यहाँ पर कि ये जो तीनों ऑप्शन है ये किसी न किसी रिलेशन से लग रहे हैं आपको, कि आप प्रश्नोत्तर को संगठित कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया ले रहे हैं कि विद्यार्थी क्या कहना चाहते हैं, सभी को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, प्रश्नोत्तरी परिचालित कर रहे हैं, क्विज बना रहे हैं। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा से हो रहे हैं ये तीनों ऑप्शन, कि इसमें क्या है, प्रश्नोत्तर क्विज बना रहे हैं, आप बच्चों की प्रतिक्रिया को ले रहे हैं, यानी बाल जो शिक्षार्थी है उसको आप केंद्र में रख रहे हैं कि भाई शिक्षार्थियों को साथ में लेकर पढ़ाना है, विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी करवाना है, प्रश्न उत्तर करने हैं उनसे। तो ये बिल्कुल बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा से है। और इसमें क्या हो रहा है देखिए कि स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित कर दिया है आपने, एक मॉडल बना दिया है। यानी कि इसमें क्या किया है, आप अलग अलग टेस्ट लेने की बजाय क्या कर रहे हैं, एक ही टेस्ट सभी विद्यार्थियों से ले रहे हैं, एक ही प्रकार से ले रहे हैं टेस्ट। तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर स्व आकलन इस प्रकार नहीं होना चाहिए कि आप एक ही पैमाना ले लें और सभी विद्यार्थियों का आकलन करें,
क्योंकि वहाँ पर विविधतापूर्ण कक्षा हो सकती है। आप इनको बिल्कुल इंक्लूसिव एजुकेशन वाले कॉन्सेप्ट से भी लिंक कर सकते हैं कि उसमें क्या कर रहे हैं, बच्चे को अलग अलग प्रकार से मूल्यांकन कर रहे हैं। किसी की जो मूल्यांकन है वह दिव्यांग बालक है, वहाँ अधिगम अशक्तता वाले बालक है, तो उनका मूल्यांकन अलग अलग का तरीके से होना चाहिए। तो ये मॉडल नहीं होना चाहिए, प्रतिमान नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तो ये ऑप्शन इन तीनों से रिलेटेड नहीं है और यही इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है। अब कौन सा अपने विशिष्ट क्षेत्र से मिला हुआ है हमको बताना है। ये पूछा गया है जो प्रश्न कैसे बनाते हैं, हम किस स्तर का प्रश्न बनाते हैं, उससे प्रश्न आया हुआ है। क्या आप अपने विद्यार्थियों को उनकी गणित की उपलब्धि के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। क्या यह मूल्यांकन का स्तर का प्रश्न है। यह जब हम उद्देश्य बनाते हैं तो उसमें ये लिखते हैं हम कि किस स्तर का है। क्या यह स्मृति आधारित है, कि यह समझने पर आधारित प्रश्न है, कि विश्लेषण पर है, कि अनुप्रयोग है, कि मूल्यांकन है। ये ब्लूम की टैक्सोनॉमी से आप पढ़ते होंगे, उसी स्तर पर हमको प्रश्न बनाने होते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इस प्रकार का हमने प्रश्न बनाया है, तो क्या यह मूल्यांकन के स्तर का है। क्या आप अपने विद्यार्थियों को उनकी गणित की उपलब्धि के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। देखिए यह यस और नो क्वेश्चन है, इसमें कोई आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मूल्यांकन स्तर का, मूल्यांकन के स्तर में आपको तय करना पड़ता है कि किस आधार पर आप मूल्यांकन करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है आधार पहले से ही दिया हुआ है, आपको सिर्फ यस और नो करना है। तो ये मूल्यांकन स्तर का प्रश्न नहीं है। यह पिछली रात दूरदर्शन पर दिखाए गए क्रिकेट मैच में निर्णायक क्षण कौन सा था। अब भाई क्रिकेट मैच हुआ, फाइनल जो भी रहा होगा उसको आपने बता दिया, तो ये कौन सा था। आंसर इसका सिंपल सा होगा, आप याद करेंगे और जो भी उसमें होगा, जीता होगा जिस क्षण में भी, तो वो निर्णायक क्षण को आप बता देंगे भाई इसमें ऐसा हुआ था और ये जीत गया। तो इसमें कौन सा आपने सृजन किया है, आपने सिर्फ याद रखा है और उसको बता दिया है, तो ये स्मृति लेवल का है। सृजनशील में तो कुछ नया बना करके दिखाना होता है आपको, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर यह भी नहीं है। जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा चिकन पकाने हेतु कोई नई पाक विधि लिखिए। अब भाई जड़ी बूटियों से चिकन कैसे पकने लगी, तो ये तो स्टेटमेंट ही गलत लग रहा है यहाँ पर, तो ये गलत ऑप्शन है। अगला देखते हैं, निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। यह बिल्कुल विश्लेषण स्तर का है, क्योंकि हमारे पास अलग अलग मापक दिए हुए हैं। मान लीजिए कि हमारे पास 10 विद्यार्थी हैं कक्षा में, और उन 10 विद्यार्थियों में गणित या विज्ञान के मार्क्स दिए हुए हैं हमारे पास। तो अब हमें तय करना है कि आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है, कि कौन सा मापक हमें बताना पड़ेगा विश्लेषण करने के लिए, कि कौन सा नंबर अच्छा होगा, कौन सा नंबर पास होगा, कौन सा नंबर फेल हो सकता है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, निर्धारित करना है कि दिए गए मापकों में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। इस प्रकार हमने कॉम्बिनेशन बना दिया कि साइंस में इतने होने चाहिए, मैथमेटिक्स से इतने होने चाहिए, तभी यह उत्तम होगा। तो ये बिल्कुल विश्लेषण आधारित है, हमको पूरा विश्लेषण करना पड़ेगा। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इस प्रश्न का सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है। कौन सी विधि हो सकती है जो सर्वाधिक प्रभावकारी हो, जो आपको इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके। इसका मतलब यहाँ एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वंचित विद्यार्थी है उनको भी हमें शामिल करना है, भागीदार करना है, जो सिखाने की प्रक्रिया है हम जो भी पढ़ा रहे हैं वहाँ पर। या ये कह सकते हैं कि विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए उनके सफल होने के लिए। तो हम क्या कहेंगे उनको कि आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। बिल्कुल भाई ऐसा बताना है उनको कि आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। हमको वंचित वर्ग के विद्यार्थियों से कहना है कि आप सफल हो सकते हैं, इस प्रकार से हमें उन्हें विश्वास दिलाना है। तो इस प्रकार विश्वास कर सकते हैं, इनकी क्षमता है तुम में, ऐसा कहना है हमें वंचित विद्यार्थियों को, और उनको विश्वास दिलाना है, अपना भाव ऐसा व्यक्त करना है कि आप सफल हो सकते हैं। बिल्कुल सही है, ऐसा ही करना चाहिए। पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सके। डेवलप योर ओन इंटरेस्ट इन द टॉपिक्स बी टॉट।
भाई वो खुद से अपनी रुचि कैसे विकसित करेगा, उनसे कुछ ना कुछ मोटिवेट करना पड़ेगा, हमें उन्हें तो कहना तो पड़ेगा ही ना कि कैसे आप सीख सकते हैं, आप सफल हो सकते हैं, और उन्हें पढ़ाना पड़ेगा अच्छे से। अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से प्रायः तुलना करते कैसे रहेंगे आप? पहले भी वंचित विद्यार्थी हैं और आप आगे जो अच्छे से पढ़ रहे हैं, कक्षा में ज़्यादा ग्रेड ला रहे हैं, नंबर 1 पर हैं कह लीजिए, तो उनसे आप कंपैरिजन करेंगे वंचित विद्यार्थियों का, तो बिल्कुल वो डीमोटिवेट होंगे, उनका वो तो निराश होंगे कि भाई मेरे नंबर तो कम आए हैं, इस प्रकार से उनका परफॉर्मेंस कम हो रहा है। तो आप तुलना करने से उनके कौन सा आप भागीदार कर रहे हैं, उनको सफल करवा रहे हैं, यहाँ पर ये गलत है। इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं, भाई आपने उच्च अपेक्षाएं रख ली तो क्या बच्चे सफल हो जाएंगे? गलत है। यदि आप उन्हें यह नहीं बताएंगे कि आप में क्षमता है और आप बिल्कुल सफल हो सकते हैं, ऐसा विश्वास आप उनको नहीं दिलाएंगे, तो वो सफल कैसे होंगे? तो इस प्रकार फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? विकासात्मक विकार से मतलब हमारा है कि जो बच्चे डेवलप हो रहे हैं, विकास हो रहा है उनका, और कुछ विकार हो जाते हैं उनमें, तो हमें बताना है कि वो बच्चों के जो विकार हैं विकास होते समय वो क्या हैं। क्या ऑटिज्म आत्मविमोह विकासात्मक विकार है? क्या प्रमस्तिष्क घात सेरिब्रल पाल्सी क्या विकासात्मक विकार है? पर अभिघातक तनाव पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस क्या यह विकासात्मक विकार है? न्यून अवधान सक्रिय विकार क्या यह है? तो चलिए हम देख लेते हैं कि ये विकासात्मक विकार कौन कौन से हैं जो हो जाते हैं बच्चों में। ऑटिज्म भी हो जाता है बच्चों में। ऑटिज्म में क्या होता है, एक डिसऑर्डर है, यह भी एक विकार है। इसमें एक जटिल स्थिति होती है जिसमें संचार और व्यवहार की समस्याएं शामिल होती है कि हम कुछ कह नहीं पाते हैं अपनी बात, अपना व्यवहार अच्छे से रख नहीं पाते हैं, हम बिल्कुल गड़बड़ा जाता है हमारा व्यवहार। ऑटिज्म में ऐसा होता है कि हम बातचीत अच्छे से नहीं कर पाते हैं। मस्तिष्क पक्षाघात में क्या होता है, सेरिब्रल पाल्सी जिसे हम कहते हैं, आंदोलन मांसपेशियों को की टोन या मुद्रा का जन्मजात विकार होता है। ठीक है, डिसऑर्डर ऑफ मूवमेंट होता है, यहाँ पर हिंदी में ट्रांसलेशन अच्छा नहीं है। यह डिसऑर्डर ऑफ मूवमेंट होता है। मसल टोन होती है, जो हमारे हाथ पैर के जो मूवमेंट है वो अच्छे से नहीं हो पाते, हम अच्छे से बैठ नहीं पा सकते हैं, हम अच्छे से मुद्रा नहीं रख पाते हैं। और यह असामान्य मस्तिष्क विकास के कारण होता है। यह मस्तिष्क का विकास अच्छा नहीं हुआ है, जिससे कि ये मस्तिष्क क्या है, कंट्रोल नहीं कर पा रहा है अपने शरीर को, मांसपेशियों को। तो ये बिल्कुल अक्सर जन्म से पहले ये होता है, ड्यू टू ऑफन बर्थ से पहले जो हमारा ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, इसकी वजह से ऐसा हो जाता है। तो ये बिल्कुल डेवलपमेंट विकार है, विकासात्मक विकार है, यह दोनों, क्योंकि विकास होने के टाइम में हो रहा है, बच्चों में हो रहा है। फिर क्या है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर हो जाती है। ध्यान अभाव सक्रियता विकार हो जाता है। इसमें हमारा व्यवहार जो है वो आक्रामक हो जाता है, उत्तेजना रहती है, फिजूल खर्ची होता है। फिजूल खर्ची से मतलब है कि एक्साइटेडली ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। अति सक्रियता सक्रिय हो जाता है, कुछ अटेंशन उसका रहता नहीं कि इधर उधर हाथ पर हिलाता ही रहता है। आवेग चिड़चिड़ापन संयम की कमी, शब्दों या कार्यों की लगातार पुनरावृत्ति, बार बार दोहराता है कार्य जो कर रहा है वह। संज्ञानात्मक में क्या हो सकता है, ये 3 प्रकार से हम बता सकते हैं कि व्यवहार में विकार हो गया, अटेंशन डेफिशिएट, ध्यान अभाव सक्रियता विकार में व्यवहार में क्या क्या विकार हो सकते हैं ये हम बता सकते हैं। संज्ञान में क्या क्या विकार हो सकते हैं कि ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो रही है, याद नहीं रह रहा है, विस्मृति हो जा रही है, ध्यान देने में समस्या आ रही है, कम ध्यान अवधि, तो ये भी बिल्कुल विकासात्मक विकार है, बच्चों में हो जाता है। लेकिन ये जो है PTSD अभिघात जन्य तनाव विकार, इसमें क्या होता है, एक मानसिक स्थिति है, मेंटल कंडीशन है, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, यह मानसिक स्थिति है जो गंभीर आघात के परिणाम स्वरूप विकसित होती है, जिसमें अक्सर हिंसा और विध्वंस शामिल होता है। स्वाभाविक रूप से यह जो हिंसा है बच्चे भी फेस करते हैं, वो भी उनको भी कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम्स हो सकती है कि हिंसा हो उनके साथ, तो इस प्रकार से उन्हें स्ट्रेस आ जाता है, मानसिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं होती है, गंभीर आघात लग जाता है उनको, तो ये इस प्रकार का हो सकता है, उन्हें स्ट्रेस तनाव हो सकता है। लेकिन ये जो है बच्चों में ही नहीं होता है, ये मेंटल कंडीशन हो सकता है कि किसी युद्ध में किसी व्यक्ति की मौत हो गई तो उसके परिवार वाले भी इस डिसऑर्डर में चले जाते हैं, तो यह डेवलपमेंट विकार में इसे नहीं शामिल किया जाता है।
जबकि हम देख रहे हैं कि इस प्रकार ADHD को भी शामिल करते हैं हम, और ये सेरिब्रल पाल्सी और ऑटिज्म को भी हम शामिल करते हैं विकासात्मक विकार में। तो इस प्रकार ये जो विकासात्मक विकार नहीं है, ये यही है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस पर अभिघात जन्य तनाव, ये सभी विकासात्मक विकार में शामिल किए जाते हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इस प्रश्न का सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकी वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबद्ध है। अब अलग अलग तरह की तकनीकें इस्तेमाल कर रहे हैं हम, अलग अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं, बहु आकलन की अलग अलग तकनीकें इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो सामग्री है उसकी जटिलता को परिवर्तित कर रहे हैं। कभी हमने सिंपल पढ़ाया, फिर डिफिकल्ट, फिर ऐसा बढ़ा के पढ़ा रहे हैं हम, सरल से कठिन की ओर जा रहे हैं। सामग्री का स्वरूप बिल्कुल बदल बदल कर पढ़ा रहे हैं, किसी को चार्ट दिखा रहे हैं, किसी को हम समझा रहे हैं ब्लैक बोर्ड में, किसी को वीडियो दिखा रहे हैं, इस प्रकार की सामग्री इस्तेमाल कर रहे हैं हम। तो यह क्या है, यह जो है किससे संबंध है बताना है। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग है, यह क्या सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप है। ये जो है इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट से है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, क्योंकि अलग अलग तरीके से पढ़ाना है हमें। तो समावेशी कक्षा में ही ऐसा होता है कि हमें अलग अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग वैविध्यपूर्ण विद्यार्थी मौजूद हैं, अलग अलग तरीके से सीखते हैं वे। उपचारात्मक शिक्षण तो है ही नहीं यहाँ, क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण जो है वो हम उसमें बच्चों की समस्याओं का समाधान करते हैं, कि जो जो समस्याएं आ रही है उनका हम समाधान कर रहे हैं शिक्षण में, जो सीख नहीं पाए हैं वो उनका। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। विभेदित अनुदेशन है यह, क्या यह पारस्परिक शिक्षण भी नहीं है यहाँ पर, कि बोला बच्चों की आप पढ़ाइए, शिक्षक ने बोला कि बच्चों को कि आप पढ़ाइए, हम थोड़ा आपको गाइड करेंगे, तो इस प्रकार सीखेगा विद्यार्थी। तो इस प्रकार भी नहीं हो रहा है यहाँ पर, ये उपचारात्मक तो नहीं है। अब इन दो ऑप्शंस में क्या है हम पता करते हैं, चलिए खोजते हैं। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन जो होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विभेदित अनुदेशन, can be defined as a philosophy or teaching that is based on the premise that students learn best when their teachers accommodate the difference in readiness levels, interests and learning profiles। इसमें यह कहा जा रहा है विभेदित अनुदेशन में कि जब बच्चे अच्छे से सीखते हैं, कब, जब शिक्षक ये सोचता है कि बच्चे तैयार हैं कि नहीं, उनका इंटरेस्ट है कि नहीं उसमें, और वो कैसे सीखते हैं। तो देखिए समावेशी कक्षा में ऐसा हम करते हैं कि बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं, वर्गीकृत तरीके से पढ़ाना है हमें, सामग्री इस्तेमाल करनी है, और आकलन भी अलग अलग तरीके से कहते हैं। और ये डिफरेंशिएटेड एजुकेशन इंस्ट्रक्शन की जो प्रीमाइस है, आधार है, यह यही है कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, लेवल क्या है, इंटरेस्ट क्या है, और लर्निंग कैसे सीखते हैं वे। तो इस आधार पर हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन में, विभेदित अनुदेशन में, ये समावेशी कक्षा में ऐसा इस्तेमाल करना होता है हमें कि डिफरेंशिएट कंटेंट हम अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, अलग अलग तरीके की सामग्री इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंशिएटेड प्रोसेस हम अलग अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं वहाँ पर, और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट जो होगा, असेसमेंट की मेथड यानी मूल्यांकन की विधि भी हम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। और देखिए प्रश्न में भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि यह विभेदित अनुदेशन वाला ऑप्शन ही उचित होगा यहाँ पर। और ये जो यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग होता है, जिसे हम कह रहे हैं सार्वभौमिक, हिंदी में हम कह रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शन उचित हो गया, ये क्या हो गया, विभेदित अनुदेशन का। लेकिन ये सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप क्या होता है हम इसे भी देख लेंगे। तो इसका उचित विकल्प 3 ही है, लेकिन हम सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप के बारे में भी देख लेते हैं। जो यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग है, सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप, यह भी समावेशी कक्षा में ही है। और ये जो विभेदित अनुदेशन है और सार्वभौमिक प्रारूप है, UDL है, इसमें ज़्यादा विभेद नहीं है, अंतर नहीं है, दोनों ही सेम ही कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। लेकिन अभी हमने देखा कि जो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन है, इसमें ही वह ऑप्शन उचित हो रहा है उस प्रश्न के लिए। इसमें भी क्या होता है, हम ध्यान रखते हैं कि बच्चे जो है अलग अलग प्रकार की विधि से सीखें, जिससे कि जो सीखने का बैरियर खत्म हो जाए, अच्छे से सीख पाएं, और गिव ऑल स्टूडेंट्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू सक्सीड, और सफल होने के लिए बच्चों को हम इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं। जो UDL है, जिसे हम हिंदी में कह रहे हैं सार्वभौमिक
अधिगम प्रारूप, सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप और विभेदित अनुदेशन। इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, ये भी लगभग ऐसा ही कहता है और विभेदित अनुदेशन भी लगभग ऐसा ही कहता है, लेकिन स्पेसिफिकली इसमें विशेष रूप से लिखा हुआ है विभेदित अनुदेशन में कि बहुशास्त्रीय तकनीकें इस्तेमाल करेंगे हम, बहुआकलन तरीके। तो ये बिल्कुल विभेदित अनुदेशन का कॉन्सेप्ट है। मुझे तो ये यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, सामाजिक सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप और विभेदित अनुदेशन में ज़्यादा फर्क समझ नहीं आया है, लेकिन उचित विकल्प यही माना जा रहा है। तो इसका सबसे उचित विकल्प हो गया ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है। अब अलग अलग प्रकार के प्रतिभाशाली विद्यार्थी है हमारे पास, तो अलग अलग प्रकार से सीखते हैं, कुछ नया नया निर्माण करके बताते हैं हमें। तो क्या वे अन्य को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोग अधिगम के लिए आवश्यक है। गलत है भाई, खुद वे प्रतिभाशाली हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सभी को कुशल प्रभावी बना देंगे और ये सभी सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक ही है। नहीं, आप ही सिखा सकते हैं, कोई दूसरा विद्यार्थी भी जो उस स्तर का हो, जो सीखना चाहता है उसके, तो वह भी सिखा सकता है उनको। ये जरूरी नहीं है कि प्रतिभाशाली अधिगम करता ही हो वहां पर। वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। भाई ऐसा तो नहीं है कि कोई प्रतिभाशाली विद्यार्थी है तो आपने कक्षा का नेतृत्व ही करवा दिया उन्हें और बोला कि आप बच्चों को और सिखाना है, तो ये उस प्रकार का उत्तरदायित्व नहीं देना है उन्हें, तो ये गलत है। ये ग्रहण भी नहीं करते हैं वो, जरूरी नहीं है कि वह सबका उत्तरदायित्व ले लें। अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे निम्न श्रेणी भी पा सकते हैं। बिल्कुल सही है भाई, प्रतिभाशाली कभी कभी विद्यार्थी ऐसा भी हो सकता है कि वो सेंसिटिव हैं, ज़्यादा सेंसिटिव, छोटी छोटी बातों को ले लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। तो ये अगर इस प्रकार की संवेदनशीलता है उनमें, तो कभी उन्होंने अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं की, लोअर ग्रेड भी पा सकते हैं वो। बिल्कुल उच्च स्तरीय संवेदनात्मक हो सकता है कि वो इमोशनल हो, कि उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता है उनमें, कि प्रतिभाशाली कोई इमोशनल हो गया तो वो बिल्कुल पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं की उसने, तो ये बिल्कुल निम्न श्रेणी पा सकते हैं, ऐसी संभावना मौजूद है यहाँ पर। बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्क की शक्ति के कारण ही उनका महत्व नहीं होता है, और भी उनके जो है एबिलिटीज हो सकती है मस्तिष्क के अलावा। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प 3 ही है, क्योंकि हो सकता है कभी कभी की संवेदनात्मकता ज़्यादा हो, सेंसिटिविटी, तो उस प्रकार वो निम्न श्रेणी भी पा सकते हैं वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालय में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। अब समावेशी कक्षा के बारे में पूछा जा रहा है कि समावेशन में हम क्या करते हैं। विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। बिल्कुल ऐसा ही है, समावेशी कक्षा विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों की जो है छोटी से छोटी आवश्यकताएं के लिए प्रावधान करता है, यह बिल्कुल निर्माण करता है, यह उचित विकल्प है। केवल निर्योग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में ऐसा नहीं है। समावेशी कक्षा है तो बिल्कुल सभी छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, केवल निर्योग्य छात्रों की नहीं होगी। तो यह ऑप्शन गलत है यहाँ पर। संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग्य विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर। ऐसा भी नहीं होता कि हमने सोचा कि सभी बच्चे पढ़ रहे हैं तो हम जो निर्योग्य विद्यार्थी हैं उनको भी साथ में पढ़ा देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करते हैं हम। उनकी भी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, उनकी भी कीमत शामिल होती है यहाँ पर। विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर समावेशन का कॉन्सेप्ट नहीं चलता है। यहाँ पर तो विद्यार्थियों के बारे में बात हो रही है और आप अभिभावकों को यहाँ ला रहे हैं, तो ये गलत ही है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इस प्रश्न का सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का क्या कारण है। ठीक है, बच्चे अपने आप को निस्सहायता महसूस कर रहे हैं, तो इस प्रकार उन्होंने क्यों सीख लिया है, ऐसा क्या कारण हो सकता है कि वो अपने आप को निस्सहाय समझने लगे हैं। इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। बिल्कुल भाई ऐसा ही व्यवहार उन्होंने अर्जित कर लिया है, इस प्रकार से वे निस्सहाय अपने आप को मान रहे हैं कि वे सफल नहीं हो सकते, किसी टीचर ने उन्हें कहा तो ये बिल्कुल अर्जित कर लिया उन्होंने, ऐसा बिहेवियर आ गया उनके पास। तो ये बिल्कुल इस प्रकार का व्यवहार आने के कारण ही वे निस्सहाय हो जाएंगे। कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय, इसके कारण भी नहीं होगा।
ये इसका कारण यही है, यहाँ पर कठोर निर्णय है कि गतिविधियां ऐसी ही होंगी, इसमें कोई बच्चों की निस्सहायता नहीं होगी। इससे ज़्यादा जो उचित विकल्प ये है कि बच्चे पहले ही सोच लेंगे कि हम सफल नहीं हो सकते, इसके कारण भी निस्सहाय होंगे। लेकिन ये यदि सोच लेंगे, कोई ना गतिविधि तो हो रही है ना कक्षा में, यदि ये पहले ही ऐसा सोच लेंगे कि हम सफल नहीं हो सकते, तो वो कोई भी गतिविधि हो तो चाहे वो क्या होंगे, सफल हो ही नहीं सकते, तो बिल्कुल निस्सहाय हो जाएंगे। यहाँ अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल ना बैठा पाना, इससे भी निस्सहाय जरूरी नहीं है कि बच्चे हो। कई बार देखा होगा आपने कि अभिभावकों की अपेक्षाओं से तालमेल नहीं बैठा पाते, लेकिन वो बहुत कुछ अच्छा कर पाते हैं। आपने 3 इडियट मूवी में भी ऐसा देखा होगा। अध्ययन को गंभीरता पूर्वक न लेने हेतु नैतिक निर्णय। देखिए, इस प्रकार से अध्ययन का कोई नैतिक निर्णय ले लिया उन्होंने कि मैं 4 बजे से उठकर पढ़ूंगा, तो इस प्रकार से ये ले लेगा तो ये बिल्कुल निस्सहायता का कारण तो होगा नहीं। यह गंभीरता पूर्वक लेगा तो बिल्कुल सहायता करेगा, उसकी हेल्प करेगा सीखने में। तो ये ऑप्शन गलत हो रहे हैं यहाँ पर। तो ये ऐसा यही होगा, निस्सहाय इसीलिए होंगे बच्चे क्योंकि किसी टीचर ने उन्हें बोल दिया या किसी ने बोला कि आप सीख नहीं सकते, और उन्होंने यह व्यवहार अर्जित कर लिया, तो वो निस्सहाय हो जाएंगे, कुछ सीख ही नहीं पाएंगे इससे, और यही उचित उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करती है, तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है। कि क्या परामर्श देंगे? लगातार वह निम्नतर श्रेणी प्राप्त कर रही है, वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। बिल्कुल भाई, हम ऐसा ही परामर्श देंगे कि जो अभिभावक को कहेंगे हम कि आपकी बच्ची को अगर अच्छे से सिखाना है आपको, तो आप अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में रहिए, उनके साथ बातचीत कीजिए कि कैसे आपकी बच्ची अच्छा सीख सकती है। मोबाइल फोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल अतिरिक्त काल पर रोक लगाने से जरूरी नहीं है कि वो उनका जो निम्नतर प्रदर्शन है उच्चतर में पहुंच जाए। जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाए उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करें। गलत है कि भाई जो शिक्षा नहीं ले पाए हैं उनकी कठिनाई आ रही है उनको, तो आपको सीखना ही चाहिए, ऐसा तो आप कह सकते हैं। लेकिन इससे बच्ची कैसे अपना प्रदर्शन बढ़ाएगी, इसमें यह स्पष्ट नहीं है। घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दें। भाई परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल देगी, लेकिन वह कैसे सीखेगी वह अच्छे से, यह तो आप बता ही नहीं रहे हैं। तो ये बिल्कुल ये ऐसे तभी पता चलेगा जब जो अभिभावक है अध्यापकों से बातचीत करे, घनिष्ठ संगति में रहे कि कैसे पढ़ सकती है बच्ची, अच्छा प्रदर्शन कैसे ला सकती है, निम्न से उच्च कैसे जाएगी वह। इस प्रकार से उन्हें अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करना है, और यही उचित उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है? अंतर्दृष्टि। वही अंतर्दृष्टि से तो समस्या समाधान होती है। आपने चिंपैंजी वाले एक्सपेरिमेंट में भी देखा होगा कि कैसे वह चुटकियों में अपनी समस्या का समाधान कर लेता है। तो ये बिल्कुल बाधित नहीं करता है, और यही उचित विकल्प हो जाएगा। लेकिन अगले ऑप्शन भी हम देख ही लेते हैं। मानसिक प्रबलता, इंट्रेंचमेंट और फिक्सेशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम। जो मानसिक सेट होता है वो क्या होता है? मेंटल सेट जिसे हम कहते हैं, मानसिक यहाँ पर बोला जा रहा है, उसे हिंदी में इसे कहा जा रहा है मानसिक प्रारूपता। हमने मेंटल सेट बनाया हुआ है, मानसिक प्रारूप बना दिया है हमने। चलिए हम थोड़ा मेंटल सेट्स, इंट्रेंचमेंट और फिक्सेशन के बारे में देख लेते हैं। ये क्या होता है? मानसिक प्रारूप क्या होता है? मेंटल सेट क्या होता है? मानसिक प्रारूप एक सेट है, प्रवृत्ति है, जो लोगों को वैकल्पिक विचारों की तलाश करने के बजाय केवल उन समाधानों का उपयोग करना पड़ता है जो अतीत में काम कर चुके हैं। भाई पहले कोई समस्या आई होगी, उस प्रकार से आपने मानसिक विचार बना लिया कि अगली जो समस्या आएगी वह भी ऐसे ही हम समाधान करेंगे। इस प्रकार का सेट बना लिया आपने, तो ये बिल्कुल जो हमारी समस्या समाधान है उसको बाधित करेगा। क्योंकि हो सकता है कि कोई नई समस्या आई, उसमें भी आपने पुराने ही मेथड इस्तेमाल किया और ये समस्या समाधान नहीं हुई, तो ये बिल्कुल बाधित करेगा, और यह इसका विकल्प नहीं होगा। अगला जो कहा जा रहा है इंट्रेंचमेंट के बारे में, मोर्चाबंदी जिसे हम कह रहे हैं, उसमें ये होता है कि एक दृष्टिकोण या आदत आ जाती है हमें जो छूटती नहीं है। यानी कि एक प्रकार से हमने समस्या समाधान की, वैसे ही हम अगली भी समस्या समाधान करना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल बाधित करेगा समस्या समाधान को। कि हो सकता है हर बार तो आपसे एक ही तरीके से समस्या समाधान नहीं होगी ना, तो ये बिल्कुल अंतर्दृष्टि समस्या समाधान को बाधित नहीं करती है। और जो अगला है वो है फिक्सेशन।
फिक्सेशन में क्या होगा, एन ऑब्सेसिव इंटरेस्ट और फीलिंग अबाउट समवन और समथिंग, यानी कि हमारा जो है इंटरेस्ट एक ही एरिया में है, एक ही एरिया से हम समस्या समाधान करना चाहते हैं, एक ही आधार से हम समस्या समाधान करना चाहते हैं। तो ये निर्धारण से भी समस्या समाधान बाधित होगी, क्योंकि एक ही आधार से समस्या समाधान तो आपने होने वाली नहीं है। आपका इंटरेस्ट जिस एरिया में है उसी से आप समस्या समाधान करेंगे, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि आपके पास समस्या कोई अलग ही क्षेत्र से आई हो। तो ये अंतर्दृष्टि जो है वो समस्या समाधान को बाधित नहीं करती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है। वह क्या कर रही है? शिक्षिका क्या कर रही है? पूर्व पठित पाठ है, पहले में पढ़ा हुआ है, एक ही पाठ है, उसको जो पहले पढ़ा हुआ है और बाद में जो पढ़ा उसको उनको जोड़ते हुए बोल रही है कि आप सारांश लिखिए। तो क्या करना चाह रही है वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। बिल्कुल ऐसा ही कर रही है। जो बच्चे हैं, पूर्व पठित पाठ है जो पहले पढ़ा और बाद में जो पढ़ा, तो उससे बिल्कुल समझेंगे बच्चे और तब ही लिख पाएंगे वह सारांश। तो बिल्कुल उनकी खुद की शैली विकसित होगी यह पाठ को समझने की। ये बिल्कुल हेल्प कर रही है वह, बिल्कुल सही है। वह बच्चों को संपूर्ण पाठ्य वस्तु को पूर्ण रूप से न पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही। नहीं भाई, निष्कर्ष आप तभी निकाल पाते हैं जब आपने पूरा पढ़ा हुआ है और समझा हुआ है। तो यह ऑप्शन गलत ही है। यहाँ पर इनको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ा सा पढ़ लिया और लिख दिया, तो ये गलत है यहाँ पर। तो ये ऑप्शन 1 ही सही हो रहा है। वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्य वस्तु के महत्व को पुनर्बलित कर रही है। बिल्कुल ऐसा नहीं कर रही है कि आकलन करना है उसे, आकलन का दृष्टिकोण है इसको कि आकलन करना चाहती है वो, इसके कारण वह पाठ्य वस्तु उन्होंने जो भी पढ़ाया उसको जो है वो बोल रही है कि इस प्रकार आप लिखिए और इस आधार पर मैं आपका मूल्यांकन करूंगी। तो यह बिल्कुल ऐसा नहीं कर रही है। वह बिल्कुल पाठ को समझने की स्वशैली विकसित करने की सहायता कर रही है बच्चों की, कि बच्चों में जो है पाठ को समझने की खुद की शैली विकसित हो जाए, खुद से वे समझने लगे। वह विद्यार्थियों को सामर्थ्यानुकूल स्मरण करने की प्रेरित भी नहीं कर रही है। वही सारांश आप याद करके ही नहीं लिख सकते हैं, सारांश तो अपने शब्दों में लिखना होता है जब और वह तब ही लिख पाते हैं आप जब आपने पूरा पाठ समझ लिया है अच्छे से। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इस प्रश्न का सबसे उचित विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? इसका मतलब ये है कि यदि अमेरिका में किसी बच्चे ने अंग्रेजी सीखी तो वह उसकी प्रथम भाषा हो गई, और यदि मान लीजिए इंडिया में कोई भाषा सीख रहा है, वही अंग्रेजी ही सीख रहा है लेकिन इंडिया में सीख रहा है, तो वो हो सकता है उसकी द्वितीय भाषा हो। तो ये इस प्रकार से बच्चे सीख रहे हैं, तो क्या त्रुटि कर सकते हैं वह? तो इसमें होता है, इनको बोलते हैं डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, विकासात्मक, क्या कहें इनको हिंदी में हम, विकासात्मक ही लिखा हुआ है यहाँ पर। तो विकासात्मक गलतियाँ हो जाती है यहाँ पर, डेवलपमेंटल एरर्स हो जाते हैं इस प्रकार से यदि बच्चे सीख रहे हैं, एक ही भाषा सीख रहे हैं यदि, तो यदि कोई प्रथम भाषा के रूप में सीख रहा है और यदि कोई द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है, तो सिंप्लीफिकेशन हो जाता है, ओवर जनरलाइजेशन हो जाता है, हाइपर करेक्शन हो जाता है, फाइनल कॉन्सेप्ट्स हाइपोथेसाइज्ड हो जाता है, अवॉइडेंस हो जाता है। अवॉइडेंस में क्या होता है, हमें अंग्रेजी अच्छी नहीं लगती है द्वितीय भाषा के रूप में, तो हम इसे सीखना नहीं चाहते हैं। हाइपर करेक्शन में ऐसा होता है कि हम जो है अलग अलग प्रकार से नियम जो है उनको गलत समझने लगते हैं, ठीक है। ओवर जनरलाइजेशन में क्या होता है कि हम एक ही रूल को हर तरह से लागू करना चाहते हैं, कि कई बार होता है ईडी लगा करके वर्ब का सेकंड फॉर्म बनता है, लेकिन गो वेंट गॉन अलग ही होता है, लेकिन कई बार बच्चे क्या होते हैं गो में भी ईडी लगा के सेकंड फॉर्म बना देते हैं, तो ये जनरलाइज कर देते हैं एक ही नियम को। सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है कि हम सरल सेंटेंस ही बनाते हैं, अंग्रेजी के जटिल सेंटेंस उपयोग नहीं करते हैं। इस प्रकार से इन सब को आपको अच्छे से देख लेना है, इस प्रकार की त्रुटि होती है और इन सब त्रुटि को हम कहते हैं डेवलपमेंटल एरर्स, विकासात्मक गलतियां। तो ये देख लेते हैं कि किस ऑप्शंस में ऐसा कहा जा रहा है। अधिकाधिक सामान्यीकरण, ओवर जनरलाइजेशन होता है भाई, सरलीकरण भी होता है, सिंप्लीफिकेशन भी होता है और हाइपर करेक्शन भी होता है, अत्यधिक संशुद्धता भी होती है, और ये सभी हैं जो है विकासात्मक होते हैं, गलतियां होती है। इसमें एक ही ऑप्शन में सभी शामिल हो जाएंगे। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 3, क्योंकि ये सभी ऑप्शन इसमें इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है। अब परीक्षा में तनाव हो रहा है, यानी कि हमारा जो संज्ञान है, हमारी जो भावनाएं हैं, कुछ डर की भावना या कुछ भी हो सकती है, तनाव हो गया, उससे प्रभावित हो रहा है। तो यह जब बात होती है संज्ञान और भावना के बारे में, कॉग्निशन और इमोशन के बारे में जब बात होती है, तब ऐसा होता है कि हमारा संज्ञान है जो हमारी भावना से प्रभावित हो जाता है। तो ऑप्शन 1 ही करेक्ट है। तनाव विलोपन नहीं है, निष्पत्ति, चिंता और संज्ञान प्रतियोगिता यहाँ पर नहीं हो रहा है। जब हम कॉग्निशन, इमोशन, संज्ञान, भावना की बात करते हैं, तब ऐसा होता है कि हमारा जो संज्ञान है, हम कुछ डर की भावना या कुछ भ्रम के कारण ये बिल्कुल प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। अब एक दुर्घटना हुई है बच्चे के साथ, कुछ अच्छा नहीं हुआ है, तो अध्यापक है बच्चे को परामर्श दे रहे हैं, उसकी प्रगति क्या हुई है, कम हो गई है। तो क्या करना चाहिए उसको। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है। कि जो अध्यापक है वो बच्चे को क्या परामर्श देना चाहिए। दुर्घटना तो हुई है उनके साथ और परामर्श, उनका जो परफॉर्मेंस है विद्यार्थी का वो कम हो गया है, तो अध्यापक को क्या परामर्श देना चाहिए। यह उपशामक उपाय है ताकि लोग अपने को आरामदायक महसूस कर सके। बिल्कुल गलत है भाई परामर्श, काउंसलिंग कर रहा है, बच्चे से पूछ रहा है कि आप क्या कर सकते हैं, कि अब क्या करना चाहिए आपको, आप कैसे सीखेंगे, अब और क्या करेंगे जीवन में। तो ये क्या इस प्रकार से पूछ रहे हैं हम, तो क्या ये आरामदायक महसूस करेगा बच्चा केवल इसीलिए हम कर रहे हैं। ऐसा गलत है, ऐसा इसीलिए हम नहीं कर रहे हैं। अब अगले ऑप्शन में आपको पता चलेगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। बिल्कुल सही है। यहाँ पर हम इस प्रकार से यदि बच्चे से पूछेंगे तो बच्चे अपने विचार तो लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। बिल्कुल ये अपनी चारों यहाँ पर हिंदी में ट्रांसलेशन अच्छा नहीं है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। It builds self-confidence of people by letting them explore their own thoughts। अगर ऐसा काउंसलिंग हम करते हैं तो जो खुद के विचार हैं उस विद्यार्थी के, उसके क्या होंगे, एक्सप्लोर होंगे, बढ़ेंगे विचार, और वो क्या करेगा, खुद से सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। इस प्रकार के विचार आएंगे उसमें, तो ये आत्मविश्वास का निर्माण करता है। यह तो वो उस बच्चे में क्या होंगे, आत्मविश्वास का निर्माण करता है। परामर्श जो देंगे हम कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, इस प्रकार से और सीख सकता हूँ, खुद के उसके विचार विकसित होंगे। यदि वो खुद से नहीं कर पा रहा है तो काउंसलिंग करने से उसके विचार बिल्कुल एक्सप्लोर होंगे, बिल्कुल अपने विचार अपने बताएगा वो, और खुद से जान पाएगा अपने खुद के विचार से ही कि मैं किस प्रकार अपना विश्वास विकसित कर सकता हूं। ऑप्शन 2 उचित हो रहा है। यहाँ पर विद्यार्थियों को भविष्य के विकल्पों को चुनने हेतु एक अच्छा संभावित परामर्श है। गलत है, क्योंकि आपने दुर्घटना हुई उसके बेस पर उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो आप ये उनसे ये नहीं कहेंगे कि आप इसके आधार पर अपना भविष्य तय कर लीजिए। गलत है। हो सकता है कि कुछ समय बाद वो अपना परफॉर्मेंस बढ़ा ले। इस कार्य को केवल अनुभव कुशल व्यावसायिक विशेषज्ञ से कराया जा सकता है। बिल्कुल गलत है। काउंसलिंग केवल व्यावसायिक विशेषज्ञ से ही नहीं कराया जा सकता, अध्यापक भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये अध्यापक ही कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये गलत ही है यहाँ पर। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प ये भी गलत है, ये भी गलत हो गया और यह भी गलत है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 2 कि खुद से वह सोचेगा, विचारेगा और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंची कलाकार बनना चाहता है। हाईएस्ट लेवल जो परफॉर्मेंस है, क्रिएटिव बनना चाहता है, अच्छा सृजनशील है और इस प्रकार का रंगमंच में कला करना चाहता है, कुछ सृजन करके, कुछ सृजन वाला कलाकार बनना चाहता है कि मैं कुछ नया नया कर पाऊँ रंगमंच में। तो इस प्रकार का बनना चाहता है वह, तो उसको क्या करना चाहिए या सबसे कम प्रेरक क्या होगा उसके लिए। राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। बिल्कुल ऐसा कर सकता है वो कि भाई मुझे प्रतियोगिता जीतना है, प्रतियोगिता में भाग लेना है और जीतना है ताकि मैं कोई छात्रवृत्ति पा सकूं। तो इसके लिए प्रेरक तो होगा, लेकिन वो इससे क्या उच्च स्तरीय कलाकार बन जाएगा केवल प्रतियोगिता जीतने से।
तो ये छात्रवृत्ति पाने के लिए प्रतियोगिता कर रहा है, तो क्या इससे ये उच्च स्तरीय या सृजनशील रंगमंची कलाकार बन पाएगा? मुझे नहीं लगता। तो ये बिल्कुल अच्छा कम प्रेरक हो सकता है यह कि हो, लेकिन अगले ऑप्शन में भी हम चेक कर लेते हैं। अपने रंगमंची कलाकार साथियों के साथ समानुभूति पूर्ण, स्नेही तथा सहयोगी संबंध विकसित करना। इससे तो होगा भाई, अपने जो कलाकार हैं उनके साथ साथियों के साथ अच्छा व्यवहार करेगा, स्नेही व्यवहार रखेगा, सहयोगी संबंध रखेगा, तो हो सकता है कि वो कुछ सिखाएं उन्हें, उसके जो सीखने में मदद करें, जो भी ऐसा चाहता है कि मैं कलाकार बनूं रंगमंची। तो ये बिल्कुल अगर ऐसा व्यवहार रखेगा तो उसके साथी उसे भी कुछ ना कुछ सिखाएंगे। तो ये बिल्कुल अच्छा प्रेरक है यह इसकी अपेक्षा, इस ऑप्शन की अपेक्षा यह अच्छा प्रेरक है। तो यह बिल्कुल कम प्रेरक हो रहा है यह ऑप्शन। उन रंगमंची कौशलों को अधिक समय देना जिनसे वह प्रफुल्लित होता है। बिल्कुल भाई, ये तो बिल्कुल मोटिवेट करेगा उसे, सबसे अधिक प्रेरक होगा यह कि जो इंटरेस्ट आ रहा है, प्रफुल्लित जो जिस कौशल में हो जा रहा है, उसी प्रकार के उसे कौशल अधिक समय देना चाहिए उन कौशलों में। तो ये बिल्कुल अधिक प्रभावशाली है, प्रेरक है यहाँ पर अधिक। लेकिन ये केवल कंपटीशन में छात्रवृत्ति में जीतना इसीलिए भाग ले रहा है वह, तो ये बिल्कुल कम प्रेरक है यहाँ पर। तो ये उचित विकल्प हो जाएगा इसका, ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये अधिक प्रेरक है। संसार के श्रेष्ठ रंगमंची कलाकारों की निष्पत्ति के संबंध साहित्य पढ़ने के लिए तथा उनसे सीखने के लिए प्रयास के लिए कहना, तो ये भी प्रेरक होगा क्योंकि ये जो श्रेष्ठ रंगमंची कलाकार हैं और वह भी श्रेष्ठ बनना चाहता है उच्च स्तरीय का, तो उनका साहित्य पढ़ रहा है वह और उनसे सीखने का प्रयास कर रहा है, तो बिल्कुल भाई ये तो बन ही जाएगा ऐसे में। तो ये बिल्कुल उचित प्रेरक है ये तीनों, और ये जो है सबसे कम है क्योंकि कंपटीशन में इसीलिए भाग ले रहा है वह क्योंकि उसे केवल छात्रवृत्ति पानी है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? देखिए जो है बच्चे हैं अपने विकास और वृद्धि के लिए मेहनत करते हैं, ऐसा कौन कहता है, हमें बताना है। बेंडूरा ऐसे नहीं कहते हैं। बेंडूरा तो यह कहते हैं कि आप बच्चों को मॉडल दिखाइए, उसके अनुसार वह बिहेव करेंगे। तो उसमें कोई मेहनत करने की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर कठोर अध्ययन तो कर ही नहीं रहे हैं, केवल देख रहे हैं और उसी प्रकार व्यवहार कर रहे हैं। बॉबोडल एक्सपीरियंस में आपने देखा ही होगा। मॉस्लो ऐसा कहते हैं कि बच्चे जो है वृद्धि विकास के लिए कठोर अध्ययन करते हैं, क्योंकि मॉस्लो के अनुसार जो है उनकी आवश्यकता का सिद्धांत है। तो वो कहते हैं कि बच्चे पहले से जो है व्यक्ति है, कहना चाहिए कि वे कहते हैं कि व्यक्ति पहले अपनी जो है बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, नीड की पूर्ति करता है, फिर उसके बाद अपनी आवश्यकताएं बढ़ती जाती है। इस प्रकार 4-5 स्टेज बताते हैं वो, और अंत में कहते हैं वो जब तक मेहनत करते रहता है, जब तक वह सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली स्टेज नहीं पहुंच जाता, आत्म संतुष्टिकरण की अवस्था तक जब तक नहीं पहुंच जाता, तब तक वह मेहनत करता है। शारीरिक आवश्यकताओं से आत्म संतुष्टिकरण की अवस्था तक पहुंचता है और वह तब तक अपनी वृद्धि और विकास के लिए मेहनत करता है, ऐसा कहते हैं मॉस्लो। इनकी थ्योरी भी आपको अच्छे से देख लेनी है। स्किनर भी ऐसा नहीं कहते हैं, ये तो कंडीशनिंग है। कंडीशनिंग में तो ऐसा होता है, अनुबंधन में ऐसा होता है कि बच्चों को जिस प्रकार पुरस्कार दिया जाएगा उसी प्रकार वो व्यवहार करेंगे। तो इसमें उनके द्वारा कोई मेहनत नहीं करते हैं वो खुद से, इसमें तो वह पुरस्कार पर निर्भर करता है। पियाजे भी ऐसा नहीं कहते हैं। पियाजे तो बोलते हैं कि ज्ञान की रचना खुद करते हैं वह, जब उनको फैसिलिटी दी जाएगी, सुविधा दी जाएगी, तभी वे सीखेंगे, ऐसा कहते हैं पियाजे। तो ये बिल्कुल मॉस्लो बात करते हैं इस प्रकार कठोर अध्ययन की बात जब आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? कौन सा तत्व सहायक हो सकता है? बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या बढ़ा देंगे, टेस्ट के बाद ही टेस्ट लेंगे, आप बार बार टेस्ट लेंगे, तो क्या इससे बच्चे अधिगम अच्छा करेंगे? नहीं करेंगे। वही आपसे सिखाइए तो पहले, उसके बाद टेस्ट लीजिए, आप पहले सिखाइए उन्हें अच्छे से। अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना, बिल्कुल सही है। बच्चे की स्वायत्तता को बढ़ा रहे हैं, खुद से उन्हें सीखने को बोल रहे हैं और उन्हें हेल्प कर रहे हैं सिखाने में, तो ये बिल्कुल सही है। इस प्रकार से बिल्कुल अधिगम होगा बच्चों का, सहायक तो होगा ही।
समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना। भाई आपने सोचा कि सभी को एक सा पढ़ाना है हमें, तो एक ही पद्धति पे आप टिके हुए हैं, जबकि वहाँ पर अलग अलग तरीके से पढ़ाना पड़ेगा कक्षा में, क्योंकि वैविध्यपूर्ण कक्षा होती है। तो यह बिल्कुल यह सही है कि बच्चों की स्वायत्तता खुद से उन्हें अपने व्यक्तिगत विभेद के अनुसार सिखाना है और बढ़ावा देना है, इस प्रकार सहायता देना है। ये उचित विकल्प है। पालांश की अवधि को 40 मिनट से 50 मिनट बढ़ा दिया आपने, तो इससे क्या बच्चे सीखने लगेंगे। आप यदि वहाँ पर अच्छे से सहायता नहीं देंगे, स्वायत्तता नहीं देंगे, बच्चों को स्वतंत्रता नहीं देंगे सीखने की, तो ये बिल्कुल समय बढ़ाने से ये तय नहीं होता है कि बच्चे अच्छे से सीखने लगेंगे। और इस प्रकार फ्रेंड्स इस प्रश्न का सबसे उचित उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिपक्व विद्यार्थी इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन की में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। गलत है। उन्हें भी भावनाओं की जरूरत पड़ती है सीखने में। अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान नहीं कर पाते हैं, कुछ का कर लेते हैं वे, कि हर एक समस्या का समाधान या द्वंद्व का समाधान तो कर नहीं पाएंगे वो। अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं, बिल्कुल ऐसा ही चाहते हैं वे। हो सकता है कि कभी कभी जो परिपक्व विद्यार्थी हैं वे भी कुछ अच्छे से सीख नहीं पा रहे हैं, तो लेकिन कभी कभी उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, कि इमोशनल भावनाओं की सहायता चाहते हैं, वो इमोशनल सपोर्ट चाहते हैं, वो बिल्कुल ऐसा है। कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन विचलित नहीं हो जाते हैं। भाई हो सकता है प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं या परिपक्व विद्यार्थी हैं, तो क्या विचलित नहीं होंगे, हो जाते हैं। ऐसा भी हो जाता है और ऐसा भी हो जाता है, तो ये ऑप्शन उचित नहीं है। लेकिन ये जो है वो भावनाओं की जो है सहायता चाहते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व विद्यालय में पहली बार आया हुआ बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। पहले पहले बच्चा आया और उसे जाना नहीं था स्कूल में, तो वो बिल्कुल चिल्लाने लगेगा, रोने लगेगा। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है, या हो सकता है कि बच्चे को भेजा गया है तो वो चिल्ला हल्ला गुल्ला कर रहा है वहाँ पर, लेकिन वो 2 वर्ष पश्चात जाता है तो क्या करता है वो, तो तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता। अब उसे चिल्लाना है किसी परिस्थिति के कारण, तो वो चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, लेकिन क्या करता है वो, अब उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती है। ठीक है, ऐसा होता है। तो उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है, हमें बताना है। मतलब क्या हुआ है, वो पहले चिल्ला रहा था, यानी उसका डेवलपमेंट कम हुआ था। अब चिल्लाने की बजाय वो इस प्रकार कर रहा है कि कंधे व गर्दन की पेशियां तना दे रहा है। तो क्या हो जा रहा है, विकास तो हो रहा है, लेकिन विकास के साथ साथ यहाँ पर क्या है, क्या और हो रहा है हमें बताना है। विकास क्रमिक प्रकार से होता है, भाई क्रम से तो हुआ है, लेकिन सबसे उचित विकल्प देखना है हमको यहाँ पर। विकास निरंतर ही होता है, भाई निरंतर भी होता है, तो क्या इससे हम रिलेट कर सकते हैं, इसको सोचना है आपको। अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न रूप से होता है। क्या ऐसा विकास हुआ है, इसके कारण ऐसा हुआ है, या विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है। अब देखिए यहाँ किसी एक ही बच्चे के बारे में बात हो रही है कि ऐसा चिल्ला रहा था, अभी ये कंधे व गर्दन की पेशियां तन जा रही थी चिल्लाने के अलावा। तो इसमें क्या हुआ, व्यक्तिगत विभेद के कारण हो सकता है। कोई दूसरा बच्चा होगा तो जरूरी नहीं कि ऐसा ही करेगा, वो कुछ अलग प्रकार से करेगा। तो ये बिल्कुल व्यक्तिगत विभेद के कारण ऐसा हुआ है। एकीकरण के कारण विकास हुआ है उसका, कि एकीकरण हो गया, कि पहले उसके मांसपेशियों में एकीकरण नहीं था इसलिए वो चिल्ला रहा था। अब हो गया एकीकरण कि वो कंट्रोल सीख गया कि मांसपेशियों, हाँ मैं ऐसे भी व्यक्त कर सकता हूँ चिल्लाने को। तो ये बिल्कुल एकीकरण हो गया है उसकी थॉट में, विचार में और शरीर में। तो ये बिल्कुल विकास के लक्षण हैं, और इन दोनों के कारण ऐसा हुआ है। विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं, और इसके कारण ऐसा हुआ है कि बच्चा ऐसा सीख गया है कि मैं जो है अपने तनाव का ऐसा भी व्यक्त कर सकता हूं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कौन सा है हमें बताना है। अनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। बिल्कुल प्रभावित करती है। एक प्रकार से यह कहना चाहते हैं कि जो हमारी अनुवांशिक बनावट है, जो हमें मिला हुआ है, जीन से हमें जो भी क्वालिटीज मिली हुई है, वह क्या है, परिवेश की गुणवत्ता के प्रति, जो हमारा वातावरण है हमारे आसपास का, वह क्या प्रत्यु
प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करता है, बिल्कुल प्रभावित करता है। हमारी जो अनुवांशिक बनावट है वो हम कैसा बिहेव करेंगे ये बिल्कुल प्रभावित करता है, लेकिन पूरी तरीके से तय नहीं करता है। ध्यान रखना है आपको, यहाँ प्रभावित तो करता है लेकिन पूरी तरीके से अनुवांशिकता पर आधारित ही होगा हमारा व्यवहार, ऐसा नहीं होता है। प्रभावित तो करता ही है। हम किस प्रकार रिस्पॉन्स करेंगे, प्रत्युत्तरात्मकता दिखाएंगे, ये बिल्कुल प्रभावित करता है, लेकिन पूरी तरीके से निर्धारित नहीं करता है। गोद लिए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहनों का होता है। गलत बात है भाई, एक बच्चे का बुद्धि लब्धांक दूसरे बच्चे के बुद्धि लब्धांक की तुलना में बराबर तो होगा ही नहीं। यहाँ पर तो हम ऐसा कह नहीं सकते हैं कि जो गोद लिया हमने एक बच्चे को तो उसके जो बच्चे थे साथ में वहाँ पर उनका भी जो हम यदि गोद लेंगे तो उनका बुद्धि लब्धांक भी वैसा ही होगा। गलत है, हर एक बच्चे का अपना अपना बुद्धि लब्धांक होता है, कई बार बराबर भी हो सकता है, लेकिन हम ऐसा सामान्यीकरण नहीं कह सकते कि हमेशा ऐसा ही होगा कि बुद्धि लब्धांक जो गोद लिए बच्चे का होगा उसके जो भाई बहन रहे होंगे सिबलिंग्स उसका भी वैसा ही होगा। ये गलत है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये सत्य बात है। यहाँ पर अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता, गलत बात है, यह तो बिल्कुल असत्य कथन है, प्रभावित करता है। विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं था, गलत है ही है यह तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प हो गया ऑप्शन 1। और इस प्रकार फ्रेंड्स हमने सीटेट पेपर फर्स्ट सॉल्व कर लिया है, अच्छे से एनालिसिस कर लिया है जो फरवरी 2014 में हुआ था। और आई होप आपको यह सॉल्यूशन पसंद आया होगा, और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।